देयर सेइंग इन इंडिया जो कहती है कि कुछ भी अच्छा करने से पहले एक अच्छे इंसान बनो, एंड एक और सेइंग है जो मैं कहती हूँ कि जो लोग कम बोलते हैं वो कमाल करते हैं. सो मैन ऑफ लेस वर्ड्स बट विद इम्पेकेबल टैलेंट, आई एम टेलिंग यू. आई हैव टुडे ऑन द शो अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी युवा संगठन से एक्स प्रेसिडेंट हिमसेल्फ श्यामजी सोनी. सर वेलकम टू द शो. धन्यवाद लावण्या. जी सर. सर 19 साल की उम्र में आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, एंड माइंड यू व्हेन इंडिया के अंदर एक एज लिमिट थी उस टाइम पर, यू बिकेम द यंगेस्ट इंजीनियर इन सिविल इंजीनियरिंग. वो रहा है. उसके बाद इतना अच्छा बैकग्राउंड होते हुए भी, एमएलए की टिकट मिलते हुए भी, यू जस्ट गिव इट अवे बिकॉज यू वांटेड टू डू सोशल वर्क. तो वो जर्नी कहाँ से शुरू हुई और कैसी रही? ऐसा है लावण्या जी. शुरू से ही एकेडमिक में तो मैं अच्छा परफॉर्मेंस था ही, मगर ये बाय चांस था कि इंजीनियरिंग में देश में सबसे कम उम्र में इंजीनियरिंग पास करने का मौका मिला. जब मैंने हायर सेकेंडरी पास की सेंट जॉन स्कूल से एट 14.5, तब इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए पिलानी और दूसरे सारे IITs वगैरह में एडमिशन सिर्फ उम्र के आधार पे मुझे नहीं मिल सकता था. बनिया समाज से थे, 2 साल वेट करके फिर इंजीनियरिंग करना ये पिताजी को जचा नहीं. उन्होंने कहा नागपुर में केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है, लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट, और वहाँ पे एज लिमिट नहीं थी, तो वहाँ मैंने दाखिला लिया. एंड इसीलिए मैं 19.5 में इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सका. और नेक्स्ट ईयर से फिर LIT में भी एज लिमिट आ गई. इसलिए इसने मुझे एक चांस दिया, एक सौभाग्य दिया देश के सबसे कम उम्र में इंजीनियर बनने का. करेक्ट. ये मौका रहा. सर आपके फादर साहब के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है. जैसे आप बताते हैं कि उन्होंने ही आपको प्रेरित किया था कि एमएलए की सीट नहीं लो, अगर सोशल वर्क करना है तो सोसाइटी के लिए कुछ करो. तो उनके मॉरल्स कैसे थे? हाउ वाज लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वाज योर फादर? ऐसा है, मेरा सारा जीवन पिताजी के जीवन से प्रभावित हुआ है. मेरे पिताजी जब 4 साल के थे और ताऊ जी 6 साल के और भुआ जी 2 साल के थे, देन दैट टाइम ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स. दादाजी का स्वर्गवास हो गया. दादी जी ने अपने प्राण उसी समय दे दिए, यानी सती हो गई उसी समय पर. ये घटना थी रायपुर के टिल्डा बाज़ार छत्तीसगढ़ की. वहाँ से पिताजी नागपुर में आए, यहाँ उनका लालन पालन हुआ और उन्होंने ज़िंदगी में एक सेल्फ मेड मैन बने. नागपुर में प्रतिष्ठा, पैसा, सब कुछ किया और इतनी सारी संस्थाओं को, सामाजिक संस्थाओं को नागपुर में जन्म दिया. आज कोई व्यक्ति एक संस्था में काम करता है तो अपनी कॉलर अप करता है कि मैंने बहुत काम किया, मैं कुछ बन गया. मगर शहर में आप देखेंगे पॉपुलर क्लॉथ मार्केट, वेंकटेश मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, राधा कृष्ण धर्मशाला, नागपुर व्यापारिक गोरखसंघ संघ, ऐसे 10-12 इंस्टीट्यूट जो आज नागपुर के सामाजिक आध्यात्मिक जीवन पर टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है, ये सब पिताजी की बनाई हुई है. तो एक व्यक्ति अपने जीवन में इतना काम कर सकता है अगर इच्छा शक्ति हो तो, ये पिताजी से और उनके जीवन को देखने को मिलता है. करेक्ट. तो आप अपने फादर साहब से मॉडल सीखे हैं. और माताश्री, आप ज़्यादा क्लोज किसके थे, फादर और मैं डेफिनेटली मैं पिताजी के ज़्यादा क्लोज रहा, मगर माताश्री का भी बड़ा असर रहा. वो वर्धा से थी और उस समय की मैट्रिक थी. शी इज़ 95 टुडे. You can imagine 80 years before someone doing metric in माहेश्वरी समाज is a big thing. मगर वो वर्धा जिले से थी, गांधी जी का जिला था और महिला शिक्षा उस समय देश में वर्धा ही जिले में थी, इसलिए माता जी भी मैट्रिक थे. तो सर जनरली अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें या फिर हम सोशल वर्क की बात करें तो दोनों में क्या डिफरेंस आपको नजर आता है, इम्पैक्ट और पावर के उसमें? देखिए, जब तो पॉलिटिक्स ऐसा नहीं था, मगर आज का पॉलिटिक्स तो पूरा पावर हंग्री हो गया है. Correct. और सामाजिक सेवा तो ऐसा है कि डाउन ट्रोडन की सेवा, उसका अपलिफ्टमेंट, ये उसके इसमें भाव है. मगर राजनीति में तो खुद ऊपर कैसे आना, यही भाव रहता है. इसलिए यही डिफरेंस था. इसलिए पिताजी की इच्छा थी कि भाई राजनीति में नहीं, तुम में योग्यता है, कुछ करने की ज़ील है, तो यू बेटर चूज सामाजिक सेवा, जिससे मुझे लगता है कि समाज का अच्छा होगा. आपको कब रियलाइज़ हुआ, मतलब कि फादर साहब ने बोला येस करेक्ट, बट जब हम कुछ काम करते हैं तो कुछ ऐसा एक इंसिडेंट होता है जहाँ पर हमें स्ट्राइक होता है कि यार मैं इसी के लिए बना हूँ, तो व्हेन डिड यू फील दैट? यस, 1976 में माहेश्वरी समाज का नागपुर में अधिवेशन था और बड़े दिग्गज लोग सब थे समाज के, और किसी मुद्दे पे कुछ विवाद शुरू हो गया और आपस में
सभागृह में चहल पहल मच गई। उस समय मुझे लगा कि मैंने कुछ बोलना चाहिए, माँ सरस्वती की कृपा थी और मैंने उस समय कहा कि सभी को अपना होश संभालते हुए जोश में अपना होश रखना चाहिए, और वो वाक्य से सदन एकदम साइलेंट हुआ और आगे की कार्रवाई सकारात्मक चुप में चली। इसलिए मुझे लगा कि मेरे कुछ कहने से लोगों पर असर होता है और लोग उसको फॉलो करते हैं। जी, इसीलिए मैंने बोला कि यू आर अ मैन ऑफ लेस वर्ड्स, पर जब बोलते हैं तो कमाल बोलते हैं। वर्ड्स तो लेस नहीं, बोलने का काम तो लगातार ही पढ़ते रहा है, काफ़ी बोलता ही हूँ, जी। मगर ठीक है, शब्दों का चयन हाँ। और अनुशासन में रहने की जो शिक्षा मिली है, अनुशासन का बहुत पालन किया मैंने जीवन में। जी सर, तो अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के जो नेशनल प्रेसिडेंट तक का आपका सफ़र था, वो कैसा रहा? ऑफ कोर्स चैलेंजिंग था कि एक सामान्य परिवार का कोई गॉडफादर नहीं होते हुए किसी इंस्टीट्यूट में जर्नी करना, धीरे धीरे मैं अखिल भारतीय युवा संगठन की कार्य समिति में आया, उसका कोषाध्यक्ष बना, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना युवा संगठन का, फिर विदर्भ प्रदेश से जो महासभा है उसका कार्य समिति सदस्य बना, विदर्भ प्रदेश के बॉडी का जनरल सेक्रेटरी बना, फिर महासभा में संगठन मंत्री बना, महामंत्री बना और फिर सभापति बना। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी या कहें सीढ़ी दर सीढ़ी ये यात्रा रही। मैंने कभी किसी का हक छीन कर पद प्राप्त नहीं किया, अपनी योग्यता से, अपनी शक्ति से धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते गया। जी सर, जब लोगों ने आपको एक्सेप्ट किया या फिर जिस तरह से प्यार दिया, तो कब आपको लगा कि यार ये मोमेंट था व्हेन पीपल एक्सेप्टेड मी एज अ लीडर? नहीं, जब मैं युवा संगठन का अध्यक्ष था विदर्भ प्रदेश का, उन वर्षों में लावण्या वधु हत्या और आत्महत्या की बहुत घटनाएं होती थी। तब महासभा के अध्यक्ष जी ने मुझे कहा कि आपने इसका अध्ययन करना चाहिए, और हमारे विदर्भ में ही मंगरूल पीर में कंचन करवा हत्याकांड करके जघन्य कांड हुआ था। उस समय मैं विदर्भ प्रदेश का अध्यक्ष था, तो उसकी हत्या के दूसरे दिन से ही पूरे विदर्भ में मैंने मूवमेंट बनाया, हर जगह जाना, पोस्टर चिपकाना 10 दिन तक, और उसके 12वें के दिन एक जुलूस निकाला मंगरूल पीर में। और उसको आपको आश्चर्य होगा कि मंगरूल पीर में उस समय की जनसंख्या थी 5000 और जुलूस में शामिल थे लोग 10,000, जिसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में उपस्थित थी, यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाएं भी बुरके में शामिल हुई। तो मुझे लगा कि मैं जो अपील करता हूँ, जिन मुद्दों को उठाता हूँ, वो कहीं हिट करते हैं और वातावरण गेम चेंजिंग में यूज़ किए जा सकते हैं। तब मुझे लगा कि यस, आई शुड लीड द कम्युनिटी और उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरे जीवन का उपयोग होना चाहिए। करेक्ट सर। MGC जोधपुर कन्वेंशन, ये आइडिया कैसे जमा? नहीं, मैं जब महासभा में कार्य करता था तो महासभा के अधिवेशन जनरली हर 5, 6, 7 साल में होते ही थे। मैंने महासभा के ऐसे बहुत अधिवेशन, यानी कहूँ तो 1972 से, जब मैं 18 साल की उम्र का था तब से कलकत्ता अधिवेशन मैंने अटेंड किया, फिर नागपुर, इंदौर ऐसे अधिवेशन यूज़ किया। मगर जब मैं सभापति बना तो मुझे लगा कि हमारे अधिवेशनों में जो व्यापकता होनी चाहिए, देश और विदेश के सारा समाज और हर व्यक्ति उसमें शामिल होना चाहिए, हर फील्ड का, यूथ भी आवे उसमें, महिलाएं भी आवे, हमारे सिविल सर्वेंट भी आवे, हमारे पूंजीपति भामाशाह भी आवे, हमारे विदेश में बसे NRI भी आवे। इतनी व्यापकता का एक अधिवेशन होना चाहिए। और 2019 की शुरुआत से इसकी प्लानिंग की और 2018 की शुरुआत से इसकी प्लानिंग की और 19 की जनवरी में ये जोधपुर में आयोजित किया गया। लावण्या, यू वुड बी सरप्राइज कि 40 से 50 हज़ार माहेश्वरी उस अधिवेशन में, उस ठंड के माहौल में वहाँ पहुँचे, और हर प्रदेश से, हर शहर से समाज के लोग वहाँ पहुँचे। तो डेफिनेटली इट वाज अ गेम चेंजर फॉर द सोसाइटी। अमेजिंग सर। क्या लगता है उस एक कन्वेंशन से कितना हम चेंज ला पाए हैं? नहीं, वो डेफिनेटली गेम चेंजर हुआ। वो इसलिए हुआ कि हर व्यक्ति को, जैसे हनुमान जी को भी ये बताना पड़ा कि भाई आप में ये शक्ति है, तो वैसे ही समाज को ये करना पड़ा कि अगर हम लोग यूनाइट हों तो हमारे बारे में जो अन्य समाज सोच रहे हैं, इनके सोचने का दायरा बदलेगा। और उस अधिवेशन में उस समय के महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी शामिल हुए, और उन्होंने एक वाक्य कहा कि मेरे सामने देश की GDP बैठी हुई है
करेक्ट। तो ये पूरे देश भर में इस एक वाक्य ने, और एक सेकंड वाक्य उनका था कि माहेश्वरी समाज छोटा है, हर जगह दिखता है, एक ही जगह नहीं दिखता है, वो है कि पुलिस की डायरी में नहीं दिखता। माहेश्वरी समाज इतना नैतिकता से चलने वाला समाज है कि इसके ऊपर कोई अपराध कभी दर्ज नहीं होता। ये बात जब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एक इतने बड़े क्राउड के सामने, इतने बड़े समाज के सामने में कहे, तो डेफिनेटली समाज के हर आदमी का सीना चौड़ा होता है, उसकी छाती फूलती है और उसको लगता है कि नहीं, मैंने भी समाज के लिए कुछ कहना चाहिए। और इस अधिवेशन ने महासभा को, हमारे समाज को राजनेताओं के सामने, आध्यात्मिक नेताओं के सामने भी प्रस्तुत किया कि ये एक संगठन है जो एकता के साथ इतना काम करता है। और वहाँ पर एक झूठे के खिलाफ एक अभियान हमने जारी किया कि उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जावे नाली में। ये अभियान एक ऐसा चला कि इसकी पहुंच में देवेंद्र जी ने मोदी जी तक पहुंचाई, और ये उनके भी ब्रॉडकास्ट में ये आने वाला इशू था। सर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें और मैंने पढ़ी हैं समाज के बारे में, जैसे कि कोविड के टाइम पे जब सब लोग घर पे थे, फिर आप अयोध्या जा रहे थे, 40 से ज़्यादा बार आप अयोध्या गए हैं हेल्प करने के लिए। वो पूरा इंसिडेंट क्या था? असली में वो कहूँ कि कोई सहयोग था या पुण्याई थी परिवार की, हमारे समाज की। मैं व्यवसायिक कार्य से लखनऊ गया हुआ था जी। और वहाँ हमें जो अपॉइंटमेंट मिला वो 24 घंटे आगे बढ़ गया। तो मैं और मेरे बिजनेस एसोसिएट किशोर डी दागा ने निर्णय किया कि हमें अयोध्या जाना चाहिए। और अयोध्या जी रामलला में जब तो टेंट में ही थे, उनके दर्शन करके मुझे लगा कि ये बात हम 500 साल से सुनते आ रहे हैं। और जब कोर्ट का निर्णय आ गया था तो मेरे में मन में विजुअलाइज हुआ कि अयोध्या तो आने वाले समय में विश्व सेंटर बनेगा, तो क्यों ना माहेश्वरी समाज की यहाँ कोई ऐसी वास्तु बनाई जाए। और उसके लिए फिर मन में संकल्प लिया, महासभा के पदाधिकारियों और कार्य समिति से इजाज़त ली। शुरू के 6-7 बार मैं जब गया ज़मीन देखने के लिए तो बड़ा हार्ड वर्किंग था, मगर मेरे मन में एक कंसेप्ट था कि मुझे तो नेशनल हाईवे पे ही ज़मीन लेनी है, क्योंकि अब जो आने वाली पीढ़ी होगी वो अपने वाहनों में बैठकर आने वाला जो समय है, हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करना, वाहन इतने अच्छे हो रहे हैं, रोड इतने अच्छे हो रहे हैं, तो पति पत्नी दोनों गाड़ी चला के पहुँचेंगे और महंगी गाड़ियों में वो आएंगे तो सरकारी पार्किंग या सड़क पे गाड़ी खड़ी नहीं करेंगे। तो एक बड़ी जगह होनी चाहिए। और पिलग्रिमेज सेंटर जिस तरह का अयोध्या बनने वाला है, ये मुझे उसी समय विजुअलाइज हो गया था। इसलिए बहुत बड़ी ज़मीन हमने ली और धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट का विस्तार हुआ। पहले योजना 50 करोड़ की कोई प्रोजेक्ट बनाने की थी, मगर जैसे ही सोशल मीडिया पर महासभा के सभापति के रूप में मैंने समाज को, उस समय तो कोई सभाएं वगैरह नहीं होती थी क्योंकि कोरोना चल रहा था, तो सोशल मीडिया से एक अपील की कि महासभा की ऐसी योजना यहाँ आ रही है और इस भवन को हम नाम देने वाले हैं शौर्य भवन। माहेश्वरी समाज की औद्योगिक समाज है, व्यवसायी समाज है, ये इमेज तो है, मगर रामलला के उस जो ढांचा था उसको गिराने में भी हमारे समाज के ही युवाओं ने पहल ली थी। राम और शरद कोठारी, अविनाश माहेश्वरी ने अपने प्राण गंवाए थे। तो माहेश्वरियों का शौर्य भी जग का ये जो पिलग्रिमेज सेंटर बन रहा है, इसके माध्यम से दुनिया के सामने जाना चाहिए। ये मन में उस दिन संकल्प लिया, समाज के सामने रखा। और सबसे बड़ी बात तो ये है किसी भी सामाजिक संस्था के लिए कि सोशल अपील, सिर्फ व्हाट्सएप पे अपील करने पर वी कुड गैदर 180 करोड़ इन 15 days विदाउट गोइंग टू एनीवन, विदाउट कॉलिंग टू एनीवन। तो ये भगवान राम के प्रति समाज की आस्था, महासभा के द्वारा हमारे किए जा रहे कार्यों की सुगंध हर परिवार में फैली हुई थी। इसी के कारण से ये सारा योगदान और कार्य हुआ। तो ये जब लैंड सिक्योर कर रहे थे आप, उस प्रोसेस के बीच में ब्रोकर्स, पेपर वर्क, अनसर्टनिटी, मतलब ये तब क्या एक पल के भी ये लगा कि ये नहीं हो पाएगा, ये छोड़ देना चाहिए? हाँ, ऐसा लगता था। ये काम बड़ा कठिन था और उत्तर प्रदेश में उस समय में भी मुझे लगता है कि जाति वगैरह का इतना जोर था कि ज़मीन भी लगातार किसी एक समाज की नहीं होती है। मगर ब्राह्मण की ज़मीन लेना है तो ब्राह्मण ब्रोकर को उपयोग में लाके ही ली जा सकती है, जाट की लेनी है तो जाट,
शेड्यूल कास्ट की लेनी है तो शेड्यूल कास्ट ब्रोकर, ये सारा वहाँ ढांचा था। मगर भगवान राम का ही आशीर्वाद था कि 4 लाख फुट करीब ज़मीन लेने में हमें सफलता मिली एक ही कैंपस में, और इसकी 12 रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री का भी अयोध्या में उस समय यूनिक प्रॉब्लम था। अधिकतर क्या होता है कि 6 महीने का पीरियड रजिस्ट्री का जो एग्रीमेंट बनता है उसमें रखा जाता है, और ये इसलिए होता है कि फंड इकट्ठा करने वाले को उतना समय की आवश्यकता होती है। मगर यहाँ विपरीत केस था, हमारे पास तो फंड अवेलेबल था, मगर जो विक्रेता किसान थे वो बहुत गरीब परिवार के थे। वो कह रहे थे कि हमको धन मिलेगा तो मैं रखूँगा कहाँ, मेरे यहाँ डाका पड़ जाएगा, मैं वापस इसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ ज़मीन लेना है, उसका सौदा करूँगा तभी रजिस्ट्री कराऊँगा। और एक बार में एक ही ज़मीन होती थी, क्योंकि सारे किसान पढ़े लिखे हुए नहीं थे, तो रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए वो अपनी सारी रिश्तेदारी को इकट्ठा करता। मेरे एक सहयोगी का बहुत सहयोग रहा इसमें, कलकत्ता के नंदकिशोर जी लखोटिया का, वो हर विजिट में साथ में रहे। तो शुरू से जिससे लैंड लेते थे उनके यहाँ सुबह से 2-3 गाड़ी भेजनी पड़ती थी, वो अपने सारे रिश्तेदारों को लेकर इकट्ठा होता था, और फाइनल रजिस्ट्रार के पास जब एग्रीमेंट पड़ता था तब ओके होता था। हम भी रिस्क नहीं ले सकते थे, तब हम हमारे कोषाध्यक्ष जी को वहाँ से फ़ोन करते थे कि अब फंड ट्रांसफ़र करो। वो फंड का आरटीजीएस जब बैंक में मिलता तो वहाँ उनका भी प्रतिनिधि और हमारा प्रतिनिधि हम बिठा के रखते थे, वो सिग्नल करता था, तब रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट साइन होते थे। तो एक रजिस्ट्री के प्रोसेस को 2-3 दिन का समय लग जाता था। तो इस तरह से 12 रजिस्ट्रियाँ हुई, तो इसीलिए ज़्यादा बार जाना पड़ा। मगर हम खुश नसीब हैं, समाज को इतनी बड़ी प्रॉपर्टी एक ही कैंपस में मिली, और 42 बार जाना पड़ा इस सारे प्रकरण में। डिफिकल्ट तो था, मगर ये हुआ। कई दूसरी अड़चने भी आई, एंटी सोशल एलिमेंट कई बार धमकी लेकर, रिवॉल्वर वगैरह भी लेकर सामने आए। मगर मैंने नंदू जी जो लखोटिया मेरे साथ थे उनको कहा कि ये बात अगर तुमने और मैंने अपने परिवार में बता दी तो न तुमको आनंद को मिलेगा न मेरे को मिलेगा। और समाज में ये बात चली गई तो हमारे बाद में कोई कार्यकर्ता यहाँ पे आएगा नहीं। तो अब जो कुछ भी हो, इस जमीन को, इस प्रॉपर्टी को यहाँ बनाने के लिए शहीद भी होना पड़ेगा, तो हमको ये कार्य करना है। और उसने पूरा दिल से साथ दिया और सफलता मिलती चली गई। जी सर, आज जब आप देखते हैं भवन को तो आपको ऐसा लगता है ये मेरी मेहनत है या पूरी कम्युनिटी ने इसके अंदर योगदान दिया? नहीं, देखिए कम्युनिटी का काम है सभी का। जैसे मैंने कहा कि इतने भामाशाहों को सिर्फ सोशल मीडिया की अपील से एक ने भी जमीन कहाँ पर है कभी मुझसे पूछा नहीं कि कहाँ जमीन ले रहे हो। तो ये जो ट्रस्ट समाज ने दिखाया वो भी कुछ कर दिखाने की शक्ति प्रदान करता था, और उसी ने इतनी शक्ति प्रदान की, लोगों का इतना विश्वास। मगर जब भूमि पूजन हुआ आज से 2 साल पहले, तो सभी समाज के गणमान्य व्यक्ति वहाँ आए। श्रीमती राजेश्री जी बिरला वहाँ पर आई, श्रीमान हरिमोहन जी बागड़ साहब वहाँ पर आए, श्री सत्यनारायण जी नुवाल वगैरह आए। हर व्यक्ति ने जमीन पे से पैर रखते से ही एक ही वाक्य कहा कि श्याम जी यहाँ पे एकदम पॉजिटिव एनर्जी फैल रही है इस लैंड पर। और अब कंस्ट्रक्शन का कार्य जोरों पे चल रहा है। करीब 2 टावर में 350 कमरे हम बनाने वाले हैं। 5 फ्लोर का काम अभी फ्लोर्स के स्लैब हुए हैं, ऑडिटोरियम बनने हैं, वहाँ बैंकेट हॉल बनना है। तो मुझे लगता है 1-1.25 साल में हम ये कार्य पूरा कर सकेंगे। और समाज की सेवा के लिए, अयोध्या की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए माहेश्वरी समाज का एक इतना बड़ा वास्तु वहाँ पे हम निर्माण कर सकेंगे। अमेजिंग सर। टॉपिक से थोड़ा सा अलग जा रही हो, अयोध्या जब आप गए तो मतलब कैसी लगी आपको? अयोध्या कैसी लगी? नहीं, अयोध्या में जाते से कुछ सिग्नल मिला, ये भगवान राम का ही आशीर्वाद होना चाहिए कि यहाँ कुछ करना है करके। और योगी जी से भी इस बारे में मुलाकात हुई, और वहाँ के न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ के जो योगी जी का कथन था, यहाँ गलत नहीं होगा अगर मैं उस समय जो अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन विशाल सिंह जी, उनके नाम का भी उल्लेख करना चाहूँगा। उनका सहयोग, और वो एक IAS अधिकारी दिन में 12-15 घंटे अयोध्या के डेवलपमेंट को करते हुए देखा, तो मन में एक विश्वास जगा कि जो सरकार की योजना है योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के सहयोग से, ये निश्चित रूप से
पूरी होगी, ऐसा विश्वास था मन में। जी सर, अयोध्या के लोग आज भी विनम्र हैं और आजकल जो हम शो ऑफ वगैरह देखते हैं बाकी सिटीज़ के अंदर, क्या अयोध्या आज भी एकदम सिंपल है, नहीं, डिसेंट है? अयोध्या के लोग बड़े सिंपल हैं। जी वहाँ के ग्रामीण वर्ग से ही ज़्यादा काम पड़ा मेरा। बहुत सज्जन है, विनम्र हैं, और इसीलिए हमको भी हमारे कार्य में सफलता मिली। और अयोध्या को वहाँ सबके नज़दीक में जो जाति समाज रहता है, वो अयोध्या को अपनी लगन सराय मैरिज डेस्टिनेशन के रूप में उपयोग करता है। तो आने वाले समय में अयोध्या बहुत ज़्यादा फ्लॉरिश करेगा। फ्लॉरिश। पूरी जब हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि आपका जो यूथ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं या झुकाव है उस तरफ, यूथ की तरफ। तो क्या एक मैसेज है जो आप यूथ को देना चाहते हैं कि आजकल क्योंकि लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, इफ़ आई टॉक अबाउट यूथ, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको? लावण्या, मेरा शुरू से मानना रहा कि यूथ किसी भी समाज का आईना होता है। जी जैसा यूथ रहेगा जिस समाज का, वैसी ही दुनिया में उस समाज की प्रतिष्ठा होगी। करेक्ट। अगर युवा मेहनती होगा, युवा चरित्रवान होगा, युवा संस्कारी होगा, तो सब लोगों में उस समाज की वैसी ही वैल्यूज़ होगी कि ये समाज मेहनती है, ये समाज ईमानदार है, ये समाज संस्कारी है। तो युवा आईना होता है किसी भी समाज का। लकीली शिव पार्वती के आशीर्वाद से माहेश्वरी समाज का जन्म हुआ, ऐसी दंत कथा है। तो मुझे लगता है शिव पार्वती का ये आशीर्वाद ही है कि माहेश्वरी समाज में गुणों का अद्भुत खजाना हमको समाज में जन्म लेते से ही प्राप्त होता है। इसलिए मैं यूथ को हमेशा कहता हूँ कि जब आप बच्चे थे, स्कूल जाते थे, तो आपकी माताजी आपको ये उपदेश देती थी कि कोई भी आपका भला करे तो रिटर्न में वो कर्जा चुकाना चाहिए। जी तो वैसे ही भगवान के आशीर्वाद से अगर माहेश्वरी समाज में हमारा जन्म हुआ है और उसी के कारण किसी भी समाज के बीच में, देश में विदेश में हम कॉलर ऊंची करके चल सकते हैं, तो उसका ऋण उतारने के लिए भी समाज को कोई रिटर्न गिफ्ट हमने करना चाहिए। इसलिए समाज में हर किसी ने सहयोग करना चाहिए। ये हमेशा मेरी युवा से अपील रहती है। जी, तो माहेश्वरी कम्युनिटी में कितने युवा हैं और क्या आप उन पे बिल्कुल भरोसा करते हो, उनको प्रोग्राम्स करने देते हैं, इनिशिएटिव्स लेने देते हैं? मैं अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी युवा संगठन का भी अध्यक्ष रहा। जी तो माहेश्वरी यूथ्स में बहुत कैपेसिटी है, बहुत टैलेंट्स है, और हर फील्ड में आज तो कोई ऐसा फील्ड नहीं है लावण्या जहाँ माहेश्वरी समाज का यूथ अपनी काबिलियत के झंडे नहीं गाड़ रहा है। अगर स्पोर्ट में लोगी तो आपने देखा अभी स्मृति मानधना, जी क्रिकेट जैसे खेल में भी माहेश्वरी कन्या ने अपने झंडे गाड़े हैं। आज आप देखोगी समुद्र लांग रहे हैं माहेश्वरी समाज के युवा, कभी लंका चैनल, कभी स्विस चैनल लांग रहे हैं, कभी पर्वतारोहण में देखेंगे तो हिमालय की एक एक चोटियों पर युवा जा रहा है। लॉन टेनिस, टेनिस में, स्क्वैश में माहेश्वरी समाज के यूथ बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इन वर्षों में मुझे लगता है कि पेरेंट्स के मन में भी ये भाव आया है कि यूथ स्पोर्ट्स में भी अपना टैलेंट और कैरियर बना सकता है, जो आज से 25-50 साल पहले नहीं था। तो आज के पेरेंट्स इस बात को समझने लग गए हैं। तो स्पोर्ट्स में भी अपना टैलेंट बनाने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए यूथ आगे आ रहे हैं। ये प्रसन्नता देती है। सर, इतना सारा अच्छा काम करा है आपने और लोगों ने आपके बारे में जाना है, तो कितने लव लेटर आए हैं आपको? लेटर तो देखिए 8-10 साल पहले तक तो लेटर्स का ज़माना था जी अब तो सोशल मीडिया ऐसा हो गया है, और कोरोना के ज़माने में से तो सारा जूम मीटिंग पे और जूम पे सारा कारोबार बिजनेस ही होने लग गया। तो सोशल भी सारी जो सूचनाएं अपील, मगर एक समय था जब मैं महासभा का महामंत्री था, तब तक बहुत पत्राचार होता जाता था, करता था, और मेरी खुश नसीबी थी कि इतनी जो डाक आती थी, माताजी पिताजी को दोनों को भी समाज के कार्यों में बहुत रुचि रही थी। तो घर पे रोज इतनी डाक आना, कोरियर से डाक लेना, मैं घर पहुंचता जब तक वो उन पत्रों को पढ़कर अध्ययन करके रखते थे और क्या जवाब होना चाहिए या क्या आगे की योजना होनी चाहिए, ये गाइडेंस शाम को ही माताजी पिताजी से उपलब्ध रहता था। ऐसा लगातार मेरा सौभाग्य रहा है। जी, तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो लड़कियां आपको पत्र लिख रही थी, उनको जवाब माता पिता की तरफ से ही दिए जा रहे थे।
असली में कहा जाता है महासभा में भी कि मेरी अपील महिलाओं में बहुत ज़्यादा अपील करती है, जी। क्योंकि मैं सामाजिक विषयों को बहुत नज़दीक से देखता हूँ और मुझे लगता है कि हर सामाजिक घटना हमारे भविष्य पे कोई न कोई असर डालती है। जी। इसलिए मुझे लगता है आज के ज़माने में पुरुष वर्ग या युवा उतना असर नहीं डाल सकता समाज के भविष्य पर जितना स्त्री जितने स्त्री और नारी डाल सकती है। Correct. इसलिए हमेशा सामाजिक विषयों पर मेरा उद्बोधन हो, चाहे वो नारियों को लेकर ही होते रहा, छोटे छोटे प्रभाव डाले जा सकते हैं। जी। मुझे एक घटना याद है कि जब मैं युवा संगठन का प्रेसिडेंट बना था, तब लावण्य हमारे समाज में विधवाओं की शादियां नहीं होती थी जी। और मैंने कई ऐसी अबला बहनों को देखा था जिनकी शादी के तुरंत बाद में, साल भर में, 6 महीने में उन्होंने अपना सौभाग्य एक्सीडेंट से या किसी बीमारी से अपने जीवन साथी को खो दिया था। और जिस तरह का जीवन विधवाएं हमारे समाज में जीती थी, तो मुझे उनको चेंज लाने का सबसे मन में आया। मुझे इस बात पर आज बहुत संतोष होता है कि जब मैं युवा संगठन का अध्यक्ष बना, मेरी पहली एग्जीक्यूटिव मीटिंग में मैंने साथियों से कहा कि ये विधवा की पुनर्विवाह नहीं होना, ये कलंक और इसे दूर करना। एंड आई स्टिल फील प्राउड, मेरे उन साथियों का जीवन भर का रण है कि मेरे 180 सदस्य होते थे नेशनल बॉडी में। यू वुड बी सरप्राइज कि 12 कुंवारे युवाओं ने विधवाओं की मांग में सिंदूर लगाया और समाज में एक चेंज लाया। आज तो समाज में विधवा विवाह जैसी कोई बात ही नहीं रही। जी। किसी को अगर किसी कारण से वैधव्य प्राप्त होता है तो महीने सवा महीने बाद में ही उसके विवाहों की चर्चा शुरू हो जाती है। बट दिस चेंज वी हैव ब्रॉट विथ युवा संगठन इन आवर लाइफ स्पैन, तो ये बहुत संतोष देता है एंड रियली इट्स वेरी इनक्रेडिबल। तो ऐसे छोटे छोटे कार्य युवाओं के और महिलाओं के सपोर्ट से जो भी चेंज आना है उसको विजुअलाइज करना चाहिए और उन बीमारी को और समस्याओं को। माहेश्वरी समाज का एक सौभाग्य है कि भविष्य में आने वाली बातों को वो पहले से देख लेता है। तो अनेक सामाजिक समस्याओं को हम समय से पहले देख पा रहे हैं और उसके निराकरण के लिए हमेशा सामाजिक प्लेटफॉर्म पर उसका उपयोग करते हैं। और ये सौभाग्य है समाज का कि महासभा पुरुषों को लेकर, महिला संगठन भी हमारा उतना ही सशक्त है, युवा संगठन भी इतना सशक्त है कि भविष्य के सारे चैलेंजेस को स्वीकार करने की अभी से योजना बना रहा है। जैसे गिरती जनसंख्या आज किसी भी प्रबुद्ध समाज और संपन्न समाज की सबसे बड़ी समस्या है, मगर इसका हल निकालने के लिए आज युवा संगठन कोई कार्य योजना बनाता है और समाज कोई कार्य रूप में देता है उसको, तो ये समाज के लिए बहुत अच्छा साइन है, ऐसा मैं समझता हूँ। जी सर, कभी ऐसा लगा कि अब नहीं कर पाऊँगा, अब मुझे ये छोड़ देना चाहिए? एक क्षण तो आया सामाजिक जीवन में, एक क्षण तो आया कि जब मुझे लगा कि अब आज के बाद में मुझे समाज सेवा से अलग हो जाना चाहिए। यहाँ सच्चे, ईमानदार, 24 घंटा समाज के लिए सोचने और कार्य करने वाले समाज के कार्यकर्ता का मोल नहीं है, उसकी कीमत नहीं है। एक ऐसा क्षण जीवन में आया, मगर ठीक है वो क्षण समझिए 2-3 महीने ही रहा। फिर मुझे लगता था कि अगर कोई ऐसी बात से अगर मैं समाज से हट जाऊंगा जिसने जीवन संकल्प ले रखा है, तो बाकी लोग तो कभी प्लान ही नहीं करेंगे। पुनः पूरे शक्ति से लगा और यही कारण रहा कि समाज के उच्चतम पद तक मुझे लोगों ने निर्विरोध भी चयन किया। ये जीवन की बहुत बड़ी घटना है। जी, सबसे बड़ा सपोर्ट किसका रहा है पूरी जर्नी में? सबसे बड़ा सपोर्ट? नहीं, माता जी पिताजी का तो सपोर्ट रहा ही, मगर जीवन में ऐसे बहुत सारे साथी थे जिनका हमेशा बहुत साथ मिला। विशेष करके युवा संगठन में जो मेरे साथी थे, भाई चंद्रमोहन जी नागौरी, पुरुषोत्तम जी लड्डा, महासभा में आया तो हमारे बम्बई निवासी श्री राम जी तापड़िया का हमेशा मुझे बहुत समर्थन मिला। और फिर तो युवा टीम पूरी बनती चली गई। रमेश जी मर्दा, रमेश जी तापड़िया, बहुत सारे साथियों ने बहुत साथ दिया और मुझे लगता है कि इन सब के साथ से ही हम समाज को इस मुकाम तक पहुंचा पाए। करेक्ट सर, अब एक रैपिड फायर खेलेंगे हम। नो प्रॉब्लम। आजकल के युवाओं के बीच में बहुत फेमस है रैपिड फायर। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आपको वो चूज़ करना है। अगर आपको चूज़ करना पड़े इंजीनियरिंग, नेताजी या सोशल वर्क, कौन सा लेबल आपको सबसे ज़्यादा सूट करता है?
सोशल वर्क। सोशल वर्क। 3 वर्ड्स जो आपको बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं। सरलता, सच्चाई और ईमानदारी। आई सेकेंड दैट। एक आदत जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है अपने अंदर लेकिन अभी तक चली आ रही है खुद की एक आदत। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई आदत कायम रख पा रही है। मैं बहुत अपने आप जी। को अनुशासन में रखता हूँ जी। और लगता था कि हेल्थ इश्यूज पे ही ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। तो अब महासभा के सभापति से रिटायर होते से ही अब मैंने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना शुरू किया है और अब तो दिन में 2 घंटा जरूर हेल्थ पे ध्यान देता हूँ। जी, ये होता है जनरली, मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा काम करता है तो उसकी हेल्थ कहीं ना कहीं रह जाती हाँ, है। कभी मुझे ऐसा ही लगा ही नहीं कि जीवन में हेल्थ भी इशू होगा मगर नाउ आई एम 72। जी। तो अब हेल्थ इश्यूज पे कभी कभार सर जैसे मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ तो घर पे कॉल करना भूल जाती हूँ या अपनी फैमिली में इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाती हूँ, तो कभी आपको वो एक चैलेंज लगा कि अगर हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो फैमिली से कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं? नहीं, जो समाज के लिए इतना डिवोशन से काम करता है जी। उसमें तो फैमिली हमेशा मिस होती है। करेक्ट। लावण्या, मैं युवा संगठन के कार्य करते समय बहुत कम उम्र में ही समाज के लिए डिवोट हो गया। जी। तो परिवार ने तो मुझे मिस किया ही है। अपनी जवानी के दिनों में 20-20 दिन समाज के काम से बाहर टूर करना, तो श्रीमती उषा सोनी को तो हमेशा शिकायत रही। वो मित्रों से कहती रही कि इनका एक बैग तैयार ही रहता है और नागपुर सिर्फ कपड़े धुलवाने आते हैं करके। तो डेफिनेटली आई मिस, मगर अब इस काल में मैं परिवार के साथ घर में ज़्यादा समय बिताना पसंद करता हूँ जी। और अब उनको पूरा समय देने की चेष्टा कर रहा हूँ। ब्यूटीफुल सर। सुबह का पहला काम न्यूज़ पढ़ना होता है, पूजा करना होता है, या ईमेल या व्हाट्सएप ग्रुप चेक करना होता है? नहीं, सुबह का आज का सबसे पहला काम योगा करना होता है, एक्सरसाइज करना होता है। न्यूज़ तो आजकल दिन भर ही सारी मिल जाती है। उसके बाद में फिर न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक रहा। ये आदत माताजी पिताजी से मिली। यू वुड बी सरप्राइज कि 95 इयर्स की एज में मेरी मदर आज भी पूरा न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो ये गुण तो उनसे ही मिले। करेक्ट। ये जो आप पढ़ाई में इतना अच्छा स्कॉलर रहे हैं, हमेशा ये पेरेंट्स से ही आया है मुझे लगता है आपके अंदर। पूजा शब्द आपने उपयोग किया। जी। मैं धर्म प्रेमी तो हूँ मगर दिखावे की पूजा कभी नहीं करता। भगवान की तरफ से किसी का बुरा नहीं करना, ये समझता हूँ कि ये भगवान का ही कार्य है। लोगों को दिखाने के लिए मंदिर जाना या मूर्ति पूजक के रूप में मेरा इतना विश्वास नहीं है। सर, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली है, क्योंकि आजकल लोगों को लगता है कि अगर हमने मंदिर में चले गए, प्रसाद दे दिया, कोई भेंट चढ़ा दी, तो मतलब हम बहुत बड़े पुजारी हो गए। लावण्या, ऐसे बहुत से लोगों को जीवन में देखता हूँ कि मंदिरों में जाना, आस्था प्रकट करना और फिर जीवन में छल कपट से बाज नहीं आना। जी। तो मुझे लगता है कि फिर ऐसा भगवान के मंदिर में जाके व्यर्थ है। जी, बिल्कुल। भगवान का तो यही है कि सबको, किसी को दुख नहीं होना चाहिए, किसी को हम कष्ट नहीं पहुंचाए, किसी का हक हम नहीं मारे, ये होना चाहिए। जी, ये भी एक तरह से पूजा करना ये है। पूजा का पार्ट ही है। मैं तो उसी में विश्वास करता हूँ। जी। सर, जब अयोध्या आप पहली बार गए थे और जब 42 बार गए थे, तो उसके बीच में आपका कॉन्फिडेंस लेवल 0 से 10 के बीच में आपको रेट करना है, कितना बढ़ा? 10 का 10 ही बढ़ा। फिर तो आखिरी के समय में कोई प्रॉब्लम लगने ही नहीं लगी। जी। और सारे इतने नज़दीक में, अयोध्या में एक होटल है रामायण। इस सारी जर्नी में 100 से ज़्यादा रातें मैंने उस रामायण होटल में बिताई है। तो देन इट वाज ऑल इजी। जी, अगर आपकी पूरी लाइफ पे हम एक मूवी बनाए तो क्या लगता है उसका टाइटल क्या रखा जाएगा? है तो डिफिकल्ट मगर संकल्प हो सकता है कि ऑलवेज टारगेट लेना मुझे पसंद रहा, बिजनेस में भी, समाज में भी, कि ये टारगेट तक पहुंचना है। ऑलवेज टारगेट हिटिंग मैन के रूप में रहा, संकल्प लेना और उसको चुनौतीपूर्ण तरीके से पूरा करना। तो कौन सा एक्टर आप चाहेंगे प्ले करे आपका रोल? एक्टर तो मैं सिनेमा देखता ही नहीं हूँ। अक्षय कुमार मे बी। देखी नहीं है मैंने। यू नेवर वॉच, मतलब आपको नेवर वॉच तो नहीं बोल सकते, मगर पिछले 5-10 सालों में तो नहीं देखी है। पहले भी यदा कदा परिवार के साथ, वो जब परिवार का फोर्स होता था, वो 4 बार जाते हैं तो एक बार मुझे भी ले जाते हैं। मगर उसमें भी हिस्टोरिकल मूवीज, ऐसी मूवीज ज़्यादा पसंद है। जी। जब आप कॉलेज में थे तब दोस्तों के साथ कभी चले गए बंक मार के?
बंक मार के तो शायद ही कभी पिक्चर देखी होगी, एक आधी जरूर याद आती है कि जब कॉलेज में अचानक छुट्टी हो गई तो थिएटर में जाके पिक्चर देख ली। उसको बंक मार के तो नहीं कहेंगे मगर ठीक है। मगर एज ए एक्टर्स मुझे कहें तो अमिताभ बच्चन जी की शख्सियत मुझे जिस तरह के हम्बलनेस, आज भी सारी ऊंचाइयों पर पहुंचकर जीवन में हर तरह का संघर्ष उन्होंने भी देखा है, मगर जो उनका हम्बलनेस है वो बहुत पसंद है जी। कभी आपने अमिताभ बच्चन का कोई डायलॉग किसी को ऐसे ही बोल दिया है कि इसको जवाब देने के लिए डायलॉग से जवाब दूंगा? नहीं, किसी फिल्मी कलाकार के डायलॉग ना तो याद है जी, न कभी उपयोग किया। जी सर, दैट्स ऑल दैट वी वांट टू टॉक टू यू अबाउट, जो हम जानना चाहते हैं। बाकी आप कुछ ऐड कराना चाहते हैं तो वो बताइए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है लावण्या, बहुत लंबी जर्नी के बारे में आपने सारा पूछा ही है जी, और अच्छा लगा जी। ये सब। एक लास्ट मैसेज जो आप लोगों को देना चाहते हैं। मैं अब तो युवाओं को ही एक मैसेज देना चाहता हूँ जी, कि उन्होंने ये समझना चाहिए, जैसा मैंने बीच में भी कहा कि हमारा एक संसार के सबसे प्रतिष्ठित समाज में जन्म हुआ है, उससे उऋण होने का जो भी प्रयास होता है वो करना चाहिए और ज़िंदगी में टारगेट लेते हुए अपनी सक्रियता को, अपनी योग्यता में आलस को कभी भाग नहीं लाना चाहिए। आजकल मैं बहुत सारी प्रतिभाओं को सिर्फ आलस से नष्ट होते हुए देखता हूँ, इसलिए वो आलस का पार्ट उन्होंने दूर करना चाहिए, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा। जब बात की शुरुआत की थी तो एक बात कही थी कि काम अच्छा करें अच्छा होता है, मगर उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम एक अच्छे इंसान रहे। एंड सर, आपसे बात करके मुझे ये फील हो रहा है कि कुछ भी हासिल कर लो, कितनी भी डिग्री हासिल कर लो, बट हमेशा समाज के बारे में सोचना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे उसमें हम कभी कभार कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं, तो उनको बेशक आगे जाके ध्यान दो, बट फिलहाल हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द सोसाइटी। तो वो आपसे मिलके मुझे पता चला है, एंड मी बीइंग अ यूथ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रही हूँ, एंड मैं उम्मीद रखती हूँ कि जितने भी लोग देख रहे हैं वो भी इंस्पायर होंगे। तो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू लावण्या, आपसे बातचीत करके जो मुद्दे मैं चाहता था यूथ्स के सामने रखने का, वो कहने का मौका मिला। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।